बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। के एक स्पेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी, ये हमने बताना है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है एक गिवन रीजन में, तो उससे मुराद ये है कि जो पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान होता है वो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम बता रहा है, यानी कि V1 भी V है और V2 भी V है। अगर V1 और V2 दोनों V हों तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा V V2 माइनस V1 इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डी। ये आपने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, तो यहाँ से E इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डी आ जाता है, यानी कि माइनस डेल्टा V किसके इक्वल है, V2 माइनस V1 के। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो के इक्वल था, तो ये टोटल टर्म क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा दो पॉइंट्स पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी कि दो पॉइंट से मुराद उस रीजन में, उस गिवन स्पेस में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। कांस्टेंट होने से मुराद ये होती है कि V1 पे भी वही पोटेंशियल है और V2 पे भी वही पोटेंशियल है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसका mass m है और इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या वो चार्ज जो है उस पे उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहला इसका अगर फर्स्ट केस डिस्कस किया जाए, इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m is placed at any point in a non uniform field of a positive point charge, कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और उसकी जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और उसमें हम एक चार्ज रखते हैं Q जिसका mass m है, तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा या रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेगा। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और हम एक टेस्ट चार्ज Q अगर यहाँ पे रखते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो ये उस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करेगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो चार्ज मूव कर जाएगा, तो उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर पाथ के अलॉन्ग होगी ड्यू टू रिपल्जन फोर्स जो होगी इसकी वजह से। और बी पार्ट इसका क्या है कि सेकंड केस में अगर वो केस जो है दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से है, इन केस ऑफ फील्ड ड्यू टू टू और मोर चार्जेस, तो उस केस में जो पॉइंट चार्ज होता है वो कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा। देखें, सिंगल चार्ज था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं, जब यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो उस चार्ज की जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। और अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से वो फील्ड क्रिएट हो रही है तो वहाँ पे हम कोई चार्ज रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं, तो यहाँ पर जो भी चार्ज रखेंगे उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसकी जो उस चार्ज की मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी, रेक्टिलिनियर नहीं कर्व्ड मोशन होगी, यानी कि वो कर्व पाथ में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है वो हमने बताना है। तो पहले हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान वो इक्वल होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, और उस केस में जो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर हो रहा होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो डेल्टा V इक्वल आ जाता है डेल्टा U ओवर Q के, और ये जो डेल्टा U है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है,
तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या बनता है, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर हम देखें तो दिस रिलेशनशिप शोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस चार्ज के। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस वक्त ज्यादा होगा जब लार्जर द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो वर्क डन है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए उस चार्ज को मूव करने के लिए 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इसको डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, हाउ आर यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलेटेड। वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपस में कैसे रिलेट करते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V, उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर हम इनके यूनिट्स लिखें यानी कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट कूलम। तो यहीं से हमें पता चल गया कि वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है। अब इसके बाद डिफरेंस क्या होता है, हाउ दे डिफर। तो मेन डिफरेंस जो है वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट है, जबकि वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हाई हो सकता है जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो हो। तो इसको हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम उसको किस फार्मूले से लिखते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के, और इसको इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द फील्ड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैन बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाई हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डेल्टा वी वो हाई हो सकता है कब, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो और जो अमाउंट ऑफ चार्ज हो वो भी बहुत स्मॉल हो। तो उस केस में जब डिवाइड किया जाएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू हाई आ जाएगी। दिस मीन्स दैट इवन थ्रू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज लो फॉर द गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन स्टिल बी हाई इफ द चार्ज इज टेनी। यानी कि चार्ज बहुत स्मॉल हो और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम उस पर अप्लाई हो रही है, तो जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन द पोटेंशियल ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बी द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। कि जो पोटेंशियल है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का वो सेम हो सकता है एट दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। Potential of non-uniformly charged sphere be the same as that of a point charge। कि क्या जो पोटेंशियल है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का वो बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज का होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो अब हमारे पास E इक्वल होता है V ओवर D के, यानी कि E इक्वल आ जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से पहले तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये E इक्वल टू V ओवर D पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, और ये हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है
हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो V ओवर D इक्वल आ जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, V ओवर D इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि V इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज डेंसिटी के, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इसके मुताबिक जो V है वो डिपेंड कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड मीडियम। सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड मीडियम। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो V इज नॉट कांस्टेंट, V कांस्टेंट नहीं रहेगा। सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म हो तो V भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। एट द एंड क्या रिजल्ट निकाला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर वो इक्वल होगा किसके? पॉइंट ऑफ दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द एनर्जी स्टोर्ड इन द 3 कैपेसिटर्स बी ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल? कि जो एनर्जी स्टोर होगी 3 कैपेसिटर्स में वो ग्रेटर होगी कब? जब उनको कनेक्ट किया जाए सीरीज में या पैरेलल में। यानी कि 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करें तो उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी वो ज़्यादा होगी, या उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो तब स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम इसको देखते हैं कि अगर 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाए पैरेलल में तो जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं CE इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के फार्मूले से। और अगर वही कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाएं सीरीज में तो सीरीज में कनेक्ट करने से 1 ओवर CE इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के फार्मूले से टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम इन दोनों फार्मूलों पे गौर करें तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू सीरीज में कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड किया है और यहाँ पे रेसिप्रोकल्स का सम है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर आएगी, यानी कि C1 और C2 और C3 की कोई भी हमारे पास वैल्यू हो वो वैल्यूज हम इन फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास CE की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू सीरीज। तो अब हमें तो पूछा गया था टोटल एनर्जी स्टोर्ड के बारे में। तो एनर्जी स्टोर जो जिस फार्मूले से फाइंड की जाती है वो हाफ CV स्क्वायर है, ठीक है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब अगर इसमें ये जो C है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो तो इसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि सीरीज वाला अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी कम आएगी, और अगर पैरेलल वाली पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाएगा तो उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर? क्या डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या नहीं करती? तो इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स पे वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसका फार्मूला V इक्वल टू KQ ओवर R होता है, यानी कि K की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R के, यानी कि R ज़्यादा होगा तो V कम होगा, R कम होगा तो V ज़्यादा होगा। V पोटेंशियल डिफरेंस है और R क्या है? इसमें सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस आप समझ लें। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस हैव डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं उसका पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे जो R है वो चेंज होगा, R चेंज होगा तो इक्विपोटेंशियल लाइंस डिफरेंट होंगी। इस वजह से जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, हर एक का अपना एक अलग पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटर हैज ए लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर वाई? वाटर जो है लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेकिन इसको बहुत कम कैपेसिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है? तो वाटर जो है लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रूम टेम्परेचर पे।
जो पानी की वाटर की वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। बेसिकली वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि फर्स्ट रीज़न है वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड में आयंस बना लेता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस बन जाते हैं। अब आयंस की मौजूदगी में जो वाटर है वो चार्ज को लीक कर देगा प्लेट्स के दरमियान, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्जिंग की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो चार्ज होने की बजाय डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से वाटर को हम एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी रीज़न क्या है, वाटर में हैव अदर इम्प्योरिटीज़, वाटर में और इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। Therefore, their different volume also it is quite sensitive to temperature। और वाटर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ सेंसिटिव भी होता है। वो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर को, जिसकी वजह से डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है मे नॉट हैव सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि वॉल्यूम का वाटर का वॉल्यूम चेंज कर दिया जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम नहीं रहेगा। इस वजह से वाटर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली रीज़न क्या बताई कि ये आयंस की सूरत में होता है, तो आयंस क्या करेंगे, वाटर लीक कर जाएगा चार्ज के दरमियान। अब वाटर जो है वो चार्ज को लीक कर देगा। आयंस जब बन जाएंगे तो वो डेफिनेटली चार्ज लीक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। हालांकि डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटर को इन्हेंस करने के लिए बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और दूसरी रीज़न ये बताई गई कि वाटर टेम्परेचर बहुत इफ़ेक्ट करता है। जब टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से वाटर इफ़ेक्ट करेगा तो कम वाटर यूज़ करेंगे तो उसका और इफ़ेक्ट आएगा, ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो उसका और इफ़ेक्ट आएगा, तो वो सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो यूज़ करके हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रोसेस होता है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इंक्रीज द सरफेस एरिया, reduce the separation between the plate and use a material that has high breakdown strength। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है, सेपरेशन क्यों डिक्रीज करनी है, और जो मटेरियल यूज करना है ये क्यों करना है। अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला देखें तो C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D है। अब इसमें C कैपेसिटेंस है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, relative permittivity of dielectric, cross sectional area of the plate and separation between the plates। तो ये तीन वैल्यूज इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी और ये वैल्यू डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीन टर्म्स इंक्रीज करनी होंगी और ये डिक्रीज करनी होगी कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।